टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और आज हम मेनली डिस्कस करेंगे इस शो के अंदर 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उन पर हमारा ये डेली का जो करंट अफेयर शो है। इसके अलावा आपको पता है कि सैटरडे को हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को आपके साथ क्विज की फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं, यानी एमसीक्यू वाइज, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम की, तो आपको लेकिन सभी एग्जाम्स के अंदर जो है अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर, तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। और बैंकिंग एग्जाम्स में तो पर्टिकुलरली जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आते हैं। उसमें 3 महीने, 6 महीने और कई बार तो देखिए 8 महीने तक के भी करंट अफेयर आ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करा करें डेली जो है 10 से 15 मिनट का ये हमारा सेशन रहता है, तो इसको जरूर अटेंड करा करें और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंड्स अनलॉक गाइडलाइंस टिल नवंबर 30। तो आपको पता है कि अभी तो वैसे अक्टूबर एंड तक की गाइडलाइंस थी जो जारी की गई थी, अब उसे एक बार फिर से पूरा 1 महीना यानी 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है इन अनलॉक गाइडलाइंस को। सो इसमें कोई नया ऐसा चेंज तो नहीं हुआ, तो इसके बारे में फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द अनलॉक गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग। जो चीजें देखिए एक्टिविटीज, जैसे आपको अभी कुछ टाइम पहले सिनेमा हॉल्स को भी ओपन कर दिया गया है, तो अब नवंबर 30 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है इन गाइडलाइंस को। एज पर द होम मिनिस्ट्री नो फ्रेश चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल द मेजर एक्टिविटीज आर ऑलरेडी अलाउड। वो तो आपको पता है, देखिए अब कोई ऐसा ज्यादा लॉकडाउन तो नहीं है, बट अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पॉलिसी विल बी फॉलोड इन द कंटेनमेंट जोन। जहां पे देखिए बहुत ज्यादा तेजी से अगर वायरस स्प्रेड हो रहा हो, तो वहां पे जो है उन कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी जो है स्ट्रिक्टली जो है लॉकडाउन लगाया गया है। वहां पे मतलब एज सच परमिशन हर चीज की नहीं मिली हुई। इसके अलावा जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां तो आजकल देखिए हर चीज ही अलाउड है अब तो। और इसके आगे अगर बात करें, द लेटेस्ट गाइडलाइंस issued by the ministry have asked the citizens to exercise extreme caution and follow जन आंदोलन launched by PM। ठीक है, तो ये जो देखिए गाइडलाइंस है, खैर खासकर जिसमें मैंने बताया पीएम मोदी ने जो बात की थी जन आंदोलन कैंपेन की टू फाइट द कोविड-19, तो उसको लेके जो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। और अगर बात करें फॉर certain activities states and UT governments have been permitted by the ministry to take decisions for their reopening by evaluating the situation। जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक है। तो ये देखिए काफी सारी एक्टिविटीज को लेकर तो देखिए स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स के पास एक चॉइस है कि उन्हें अगर लगता है कि अगर ओपन करना तो वो डेफिनेटली। जैसे स्कूल्स को लेके काफी कंफ्यूजन है, कुछ स्टेट्स ने किए हैं, कुछ ने नहीं किए अभी, ठीक है ना। तो ये स्टेट के पास ये है चार्ज, अगर वो चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ओपन करना चाहिए कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को, वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ खास तो चेंज हो, बट ये कि कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी स्ट्रिक्टली जो है लॉकडाउन रहेगा। जो सर्टेन एक्टिविटी जहाँ पे ज्यादा तेजी से वायरस स्प्रेड हो सकता है उन चीजों को अभी भी वहां पे वो बंद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, तो कल ही जो है इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है वो हुआ है, जिसके अंदर मेन जो बात जिस पे हुई है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और किस तरीके से पीस एस्टेब्लिश किया जाए इस एरिया के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, आपको पता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक तो आपको पता है जो बॉर्डर पे एक चलता है। इसके अलावा अब तो देखिए चाइना के साथ भी जो एलएसी पर इस टाइम स्टैंड ऑफ बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पीस किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए उसको लेके मेन डिस्कशन हुआ है। सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेल्ड द थर्ड इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यानी तीसरी बार इस तरीके से ये डायलॉग हुआ है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट जिसका नाम है बीईसी है, उसे भी साइन किया गया है, विच अलाउज इंडिया टू यूज ग्लोबल जियो स्पेशल मैप्स ऑफ द यूएस फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंड ऑफ वेपन्स। यानी जो आपको पता है, देखिए यूएस में तो देखिए बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से उनके पास पूरा सिस्टम है, सैटेलाइट्स के थ्रू एक छोटे से छोटी चीज भी उनको पता चल जाती है, कोई भी अगर चेंज हो तो। एक कुछ इंपॉर्टेंट जियो स्पेशल मैप्स है जिसे जो यूएस की सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू वो इंडिया यूज उन्हें कर सकता है फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्टैंड ऑफ वेपन्स, ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन खासकर जैसे भी आपको बताया चाइना के साथ, जैसे मैंने बताया जो एलएसी पर चल रहा है, तो लगातार देखिए वहां से जो है वो वेपन्स ला रहे हैं, तो उसको जो है एग्जैक्ट लोकेशन कितना ज्यादा वो तैयारी है उनकी, ये सब चीजें जो है मैप्स को यूज करके इंडिया पता कर पाएगा। अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन जो है वाज द पर्टिकुलर फोकस ऑफ द टॉक्स एंड बोथ द नेशंस रीइटरेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी फॉर ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, जैसे उनको बताया, ठीक है। खासकर जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसमें इंडिया, इसका फिर चाइना आ जाता है, फिर इसके बाद जापान, साउथ कोरिया, ये सारे जो है इंडो पैसिफिक में आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया एंड यूएस हैव शोन कोऑपरेशन ऑन, इससे पहले भी देखिए साइबर इश्यूज हो गए, उस पर पहले ही इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, एज वेल एज द नेवीज ऑफ बोथ द नेशंस हैव हेल्ड जॉइंट एक्सरसाइजेज इन द इंडियन ओशन। इससे पहले भी कुछ टाइम पहले अभी इंडियन और यूएस नेवीज के बीच में भी जो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है,
और इसके अलावा भी रिसेंटली क्वाड मीटिंग भी हुई थी, जिसके 4 कंट्रीज जिसका मेंबर है, ठीक है ना? तो क्वाड मीटिंग भी अभी रिसेंटली हुई थी। तो इस तरीके से इंडिया और यूएस के आप देखेंगे लगातार रिलेशंस काफ़ी टाइम से इम्प्रूव हुए हैं। और चाइना को लेके अगर बात करें तो यूएस कंप्लीटली इंडिया के साथ अभी खड़ा है, और आगे जो भी सिचुएशन इवॉल्व होती है, खैर उसके बारे में तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ही। बट अभी जो है, जो मेन यहाँ से इस मीटिंग से निकल के आया वो एक डिफेंस पैक्ट बीईसीएस साइन किया गया, इसको आप नोट डाउन कर लें। जिसको जो है इंडिया, जो स्पेशल मैप्स होते हैं जो सैटेलाइट्स के थ्रू देखिए जो लोकेशंस होती है, इमेजेस होती है, वो अब इंडिया यूज कर पाएंगे यूएस के फॉर एक्यूरेसी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, अभी रिसेंटली एक लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, जिसमें सैमसंग टॉप पे रहा है फॉर बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। तो इस लिस्ट में जो इन्होंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर सैमसंग नंबर 1 पे रहा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। तो साउथ को कोरिया की बेस्ड एक कंपनी है सैमसंग, आपने भी देखे बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स यूज किए ही होंगे, हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। इसके अलावा इसका लिस्ट के अंदर अमेजन भी है टॉप 5 के अंदर, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एलजी। तो टॉप 5 के अंदर ये 5 कंपनीज है। अगर बात करें इस लिस्ट के अंदर टोटल 750 तो रखा गया है, हेडक्वार्टर्ड इन 45 कंट्रीज, जिसमें इंडिया का मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो एचसीएल इसमें रहा है इस लिस्ट के अंदर, जिसमें इट इज प्लेस्ड एट द 30th पोजीशन ग्लोबली। तो 30th पोजीशन पे इंडिया की एक कंपनी आपको पता है एचसीएल है, वो है। तो इंडिया का भी आप स्पेसिफिकली लिख लें एचसीएल का, और पोजीशन क्या है 30th, और ओवरऑल टॉप पे कौन सा रही है कंपनी, सैमसंग। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए जापान ने के जो नए प्रेसिडेंट, इससे पहले तो देखिए शिंजो आबे थे, बट हेल्थ रीजंस की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब जो नए पीएम है उनके वहां के, जिनका नाम है योशीहिडे सुगा, तो उन्होंने एक स्पीच में कहा है कि जापान चाहता है 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन। यानी आपको पता है कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, खासकर इससे फॉसिल फ्यूल्स के पेट्रोल डीजल, इसमें से कार्बन एमिशन निकलते हैं। तो जीरो कार्बन एमिशन जापान का ये टारगेट है अचीव करना 2050 तक। तो काफी बड़ा देखिए, क्योंकि अपने आप में अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप जीरो कार्बन एमिशन की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है अभी तो देखिए सोचना भी, क्योंकि हमारा देखिए ओबियसली जितने भी हमारे यहाँ पे हम व्हीकल्स यूज करते हैं वो सारे देखिए पेट्रोल, इन्हीं क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह पे चलते हैं। तो जीरो कार्बन एमिशन अभी इंडिया के लिए तो देखिए बहुत दूर की बात है। बट यस, जापान ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 2050 तक जो है ये अचीव करना चाहता है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है योशीहिडे सुगा, उन्होंने कहा दैट द कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050। और उन्होंने अपनी पहली पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान स्पीच में उन्होंने बात कही, और मैंने आपको बताया कि पिछले मंथ ही देखिए उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है। और उन्होंने ये भी कहा दैट ही वांट्स टू मेक अ सस्टेनेबल इकोनॉमी अ पिलर ऑफ हिज ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड पुट मैक्सिमम एफर्ट इनटू अचीविंग अ ग्रीन सोसाइटी। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जब जीरो कार्बन एमिशंस होंगे तो आप एक स्टेप आगे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा दैट द नीड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू काउंटर क्लाइमेट चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन अ बर्डन। तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर भी आपको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी हुआ था। तो जापान का ये देखिए है उनका टारगेट कि 2050 तक फॉसिल फ्यूल्स को बिल्कुल जीरो उसकी यूसेज हो। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो देखिए 56% जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी कंज्यूम करता है जापान, उसका 56% अभी भी फॉसिल फ्यूल से आता है, जो कि ऑब्वियसली बात है कार्बन एमिशन तो उससे एमिट होते ही हैं। बट ये है कि इस 56% को जीरो पे कैसे लाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो 2050 तक जापान ने कहा है अचीव करना। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताया देखिए अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर जापान जैसा जो हमसे आगे काफी आगे है टेक्नोलॉजी वाइज, अगर वो 2050 का टारगेट रख रहा है इसे जीरो पे लाने के लिए, तो इंडिया के लिए देखिए अपने आप में काफी टाइम लगेगा। बट यस, चाहे हम देखेंगे आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आज के टाइम पे इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे उनकी प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। और उससे ज्यादा अच्छे तरीके की अभी भी एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल वगैरह से हम यूज करते हैं, उनकी स्पीड, उनकी पिकअप वगैरह वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक। बट धीरे धीरे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स भी बिल्कुल ये फॉसिल फ्यूल से चलने वालों की तरह बराबर आई होप सो आ ही जाएंगे। ठीक है। तो ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है जापान के। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है इंडियन ओरिजिन के वेवल रामकलावन, वो देखिए प्रेसिडेंट बन चुके हैं सिशेल्स कंट्री के। ठीक है। तो काफी अपने आप में एक अच्छी न्यूज है कि भारत के रहने वाले खासकर वही बिहार से ही आते हैं, तो वो सिशेल्स कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनका नाम है वेवल रामकलावन। इनका नाम आप नोट डाउन कर लें, इंडियन ओरिजिन वेवल रामकलावन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिशेल्स बाय डिफीटिंग द इनकम्बेंट डैनी फोरे। ठीक है। तो जो अभी एट प्रेजेंट थे डैनी फोर, उनको हरा के जो है अब इंडियन ओरिजिन के वेवल रामकलावन जो है वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं। सो सिशेल्स हैज इलेक्टेड एन ओपोजिशन कैंडिडेट एज प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1977। तो पहली बार 1977 के बाद अपोजिशन कैंडिडेट का कोई पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बना है। और अगर बात करें इन राम कलावन की, ये एक
प्रीस्ट यानी जैसे होते हैं ना पंडित, वो इंडियन ओरिजिन के थे, हुज ग्रैंडफादर केम फ्रॉम गोपालगंज बिहार, तो यानी इनके ग्रैंडफादर गोपाल बिहार के थे और फिर जो है ये सिशेल्स में आ गए। क्लियर है? तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। तो ये है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ये है अब नए प्रेसिडेंट बने सिशेल्स के, बेबल राम कलावन। तो इससे पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं जो हमने पुराने करंट अफेयर्स देखे। देन हमने बात की जापान के बारे में, जो जिसका टारगेट है 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाना। फिर हमने बात की सैमसंग के बारे में, जो कि देखिए अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की, उसमें टॉप पे सैमसंग है, उसके बाद अमेजन, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, और इंडिया में अगर बात करें तो 30th पोजीशन पर एचसीएल कंपनी। ठीक है, देन हमने बात की इंडिया और यूएस के बीच में जो कल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई है, जिसमें मेन जो टॉपिक रहा डिस्कशन का वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और किस तरीके से पीस इंडो पैसिफिक रीजन में एस्टेब्लिश किया जाए, उसको लेकर भी मेन फोकस रहा। और आखिरी आज का हमारा अपडेट था, जो अनलॉक की गाइडलाइंस है 30th नवंबर को तक एक्सटेंड कर दिया गया। पहले अक्टूबर तक थी, 31st अक्टूबर तक, अभी से एक मंथ और एक्सटेंड कर दिया। कोई बड़ा चीज नहीं है इसके अंदर किया, बट यस कंटेनमेंट जोन को लेकर अभी भी वहां पे स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। और बाकी स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को काफी हद तक अब देखिए छूट है, वो जो भी चाहे ओपन कर सकते हैं, या जिसे अगर उन्हें लगता है कि बंद करना चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे मेन जिसको लेके कंफ्यूजन है कि स्कूल्स ओपन करने चाहिए नहीं करने चाहिए, वो वैसी बात है। जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि घर बैठे जैसे होते हैं ना, जो प्राइवेट स्कूल्स में तो फिर भी काफी चेंजेस आ चुके हैं कि ऑनलाइन टीचिंग हो जाती है, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी ये चीजें नहीं है। तो इसलिए जो है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स को ये रखी दी गई है कि वो अगर चाहें तो इन्हें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।